Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची. Guys, कैपिटल गेन चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन चैप्टर की क्लास नंबर 2. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस बेसिक चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा था. कैपिटल एसेट का मतलब क्या क्या ट्रांसफर होता है, क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाकी सारी उससे रिलेटेड सारी बेसिक चीजें हमने पता की थी. अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. देखो गाइस, सबसे पहले हमारा प्रोविजन, हम लोग को प्रोविजन पढ़ना है. सेक्शन 48 का प्रोविजन पढ़ना है. ठीक है, देखो फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है. नॉन रेसिडेंट इनकर्ड कैपिटल गेन will be chargeable at foreign currency and then converted to Indian currency at buying rate. तो गाइस ये प्रोविजन है जो आपको याद करना पड़ेगा. इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एनआर है, ठीक है, वो दूसरे एनआर से अगर कोई एनआर है जो कि कैपिटल गेन इनकर्ड कर रहा है, मतलब आप समझ लो किसी मिस्टर जॉन की लैंड था इंडिया में, उनकी कोई एंसेस्टर का, और ये नॉन रेसिडेंट है. अभी ऐसे भी गाइस नॉन रेसिडेंट बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना. बस आप इंडिया से 2-3 साल बाहर चले जाओ, बन जाओगे नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट आप बन गए. मिस्टर जॉन जो नॉन रेसिडेंट बन गए, उनका लैंड था यहाँ पर, अपना लैंड सेल करने आए. वो सेल करने आए तो क्या हुआ, उनको कैपिटल गेन हो गया. अब जो कैपिटल गेन हो गया वो हुआ है फॉरेन करेंसी में. अब उनको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करवाना है इंडियन करेंसी में. तो हमेशा याद रखना बाइंग रेट पे कन्वर्जन होता है. ठीक है, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलने वाला. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो रेट लगता है 1112A में, वो भी नहीं लगने वाला. इसमें रेट लगेगा एट द रेट ऑफ 20%, हाईएस्ट रेट लगेगा गाइस. तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 48 का प्रोविजन नंबर 1. अब अपन सेकंड डिस्कस करेंगे. सेकंड में कि गाइस अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए, तो गाइस उस केस में हम लोग इंडेक्स लेते हैं उसका. ये गाइस अपन को पहले से पता है, मैंने आपको बताया था. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं. थर्ड प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि अगर आप कोई इक्विटी शेयर्स यूज करते हो तो 1112A का, तो उसके ऊपर रेट लगता है 10% का. ठीक है गाइस, ये रेट आपको पता रहना चाहिए. यहाँ पे 10% का लग रहा है और यहाँ पे 20% का लग रहा है. याद रखना, एग्जाम में पूछता है. देन नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में हम डीम्ड मान लेंगे, मतलब हम मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. गाइस कैसी बदतमीजी करते हैं ना कि मान लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. कोई तरीका होता है क्या? हम लोग मान रहे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. कौन से केस ऐसा होगा देखते हैं. जब गाइस अपना पार्टीशन होता है एचयूएफ का, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी मान लेते जो मन करता है. गिफ्ट बिल के केस में भी गाइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं हम लोग, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं. अब बोलोगे मैम किसकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप मान लोगे? गाइस प्रीवियस ओनर की. हमेशा याद रखना इन सब केसेस में ना प्रीवियस ओनर का, मतलब जो पिछला ओनर है ना, वो जिसमें खरीदा होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे हम. ठीक है गाइस, तो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में, गिफ्ट विल में, ये दोनों केसेस में आपको पिछला ओनर का कॉस्ट मान लेते हैं. सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोशन, ये सारे केसेस में प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मानते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बीओआई, एओपी, ये सारे केसेस में भी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर माना जाता है, अभी का नहीं, पिछला. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेट होगी तब भी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर. रिसीव अंडर ट्रस्ट के अंदर आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है तब भी. एसेट रिसीव बाय एचयूएफ को रिसीव इसके मेंबर ने उनको दिया है, तो वैसे ऐसा कोई एसेट रिसीव हो रहा है मेंबर ने दिया है जो कि, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर माना जाता है. और एसेट रिसीव अंडर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया गया और उसमें आपको एसेट्स मिल रहे हैं अगर, तो वो भी आपका कैपिटल गेन माना जाता है और उसमें अपन डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं. जैसे कि आपकी सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी होल्डिंग ने दी, होल्डिंग सब्सिडरी को दिया. ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब अपन आगे बढ़ते हैं. इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब फायदा इंडेक्सेशन का किसको नहीं मिलता? एमसीक्यूज में पूछ सकता है गाइस, ऐसे कौन सा सेट्स है जिनको बिजनेस का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता? किसको नहीं मिलता? जितने भी डिबेंचर्स और बॉन्ड होल्डर्स है उनको नहीं मिलता. स्लम सेल को भी नहीं मिलता. इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो रहते हैं इनको भी नहीं मिलता.
अगर कोई एना ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और जीडीआर अगर ट्रांसफर होता है तो उस केस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ध्यान रहना, ये सारे केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 मार्क 2 मार्क आपका एमसीक्यू ऐसे आ सकता है इसमें से, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया फिर से हमारा कोर्स का एक और, डीम्ड और नोशनल सेल्स कंसिडरेशन। अब गाइस अभी तक हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को प्रीवियस ओनर का मान रहे थे, अब हम सेल कंसिडरेशन को जो मन में आएगा वो मानेंगे। मैम अब क्या करते हो, बस कभी बोल रहे हो कि सेल भी अपने पसंद का करोगे, कॉस्ट भी अपने पसंद का लोगे, तो कैपिटल गेन भी आप मान लो ना। नहीं नहीं, मान लो ना कैपिटल गेन। गाइस इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरे पे इतना गुस्सा। गाइस जो प्रोविजन जो रहती है ना, वो लूप होल को कब करने के लिए होती है, ऐसे लूप होल कहता है उसको कब करने के लिए प्रोविजंस बनाई जाती है। तो गाइस कुछ लोग ना बदमाशी करते हैं, तो उनको बदमाशी से बचाने के लिए ऐसी प्रोविजंस बनती है जिसमें हमको मानना पड़ता है चीजों को। ठीक है, तो चलो मानते हैं। देखो, डीम्ड नोशनल सेल्स कंसिडरेशन, डीम्ड नोशनल सेल्स कंसिडरेशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। इंश्योरेंस क्लेम हमको रिसीव हो रही है जब हमारा कैपिटल एसेट नहीं रहा। मिस्टर ए थे, बहुत खुश थे, अचानक से उनका घर जल गया, बहुत रो रहा, बहुत दुखी है वो। तो गाइस इतनी ज्यादा दुखी रहोगे आप, और उतने में इनकम टैक्स ऑफिसर आपके गेट में ऐसे ऐसे खटखटाएगा आके, आप बोलोगे कौन है, गेट तो जल गया है, आ जाना अंदर। हाँ, फिर वहीं बोलेंगे चलो टैक्स दे दो, आप बोलोगे किस बात का टैक्स, क्यों 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 चाहिए तुमको टैक्स, हमने कोई सेल नहीं किया है, लाइक घर जल गया आपका, हम मान रहे कि आप बेच दिए घर को। समझ गए मेरे मन का डैश 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 है क्या, मतलब कुछ भी, या मेरा घर जल गया, मैं रो रहा हूँ बैठ के, और तेरे को पड़ी है कि मैं तेरे को टैक्स दूं। तो फिर आप बोलो, डिपार्टमेंट बोलेगा देखो हो गया आपका ड्रामा, तो ठीक है मैं समझता हूँ घर जल गया, बट घर तो हम मान रहे हैं ना कि आपका सेल हुआ है, और ऐसा करो आप टैक्स वैक्स दे दो, बाद में रोते रहना। आप बोलोगे कुछ भी, मतलब इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो आप लोग। तो गाइस इस सब चीज का अपन तोड़ निकाले, वो बोले अच्छा ठीक है चलो बैठ के बात करते हैं अपन, से झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो बैठ के बात किए, बैठ के बात करने से फिर ये पता चला कि जो जो मिस्टर ए थे उन्होंने मस्त वाला इंश्योरेंस कवर करवाया था अपने घर का, मस्त वाला एकदम, तो फिर इंश्योरेंस कवर अगर मिल जाएगा, कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा, तो उस केस में गाइस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव होता है तो एफएमवी जो भी कंपनसेशन डेट में रहेगी ना, उतने के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई, कंपनसेशन मिलेगा तो टैक्स जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से गाइस वही आ गया, कैपिटल असेट्स आपका रखा था ज्वेलरीज, और ठीक है आपके घर में आपकी मम्मा के पास बहुत सारी ज्वेलरीज थी, पूरा लॉकर ऐसे भरा था ज्वेलरीज थे। एक दिन आपने देखा तो ऐसे खोले और पूरा ज्वेलरी गिर गया आपके ऊपर से, मम्मा इतना ज्वेलरी क्यों रखी हो, मम्मा इज लाइक मेरे को बहुत शौक है ज्वेलरी पहनने का। यू आर लाइक चलो मम्मा इसको सेल करते हैं। तो फिर आपने क्या किया, बाहर में मस्त से स्टॉल लगा के ज्वेलरी का, मतलब दुकान खोल के शोरूम खोल के बैठ गए और वहां पे ज्वेलरी बेच रहे हो। तो गाइस जिस दिन कैपिटल एसेट जो था वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ, तो उस दिन कन्वर्जन के दिन आप क्या लोगे, एफएमवी लोगे उस दिन की, उस दिन जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट में गोल्ड का वो लोगे। अब मैं आप बोलोगे मैम क्यों ले उस दिन का, क्यों ले, तो भाई सोचो ना, अगर आपकी मॉम की इतनी सारी ज्वेलरी आपके ऊपर नहीं गिरी होती तो आप एक दिन जाके उसको दुकान से बाहर से खरीद के लाते, तो उस दिन जाते और खरीद के लाते तो एफएमवी पे करते ना, तो अभी भी इसलिए अपन एफएमवी ले रहे हैं। इज दैट क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एसेट बाय पार्टनर, कुछ कैपिटल एसेट पार्टनर उठा के ले आए। ठीक है, टू फर्म, फर्म को बोले कि ये फर्म क्या रखी, ये चेयर रख ले मेरे घर की, रखो। एक पार्टनर से एसी फालतू पड़ा था, एसी रख ले। एक टेबल चेयर ला दिया, फर्नीचर्स ला दिया, वाटर फिल्टर ला दिया। तो एक एक पार्टनर कुछ कुछ एसेट लाए तो फर्म को दे दिए लाकर। तो उस दिन जिस दिन रिकॉर्ड करे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस दिन जो भी वैल्यू होगी उस एसेट्स की वो मान ली जाएगी एफएमवी, सॉरी वो मान ली जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, सेल कंसिडरेशन। कैपिटल एसेट बाय फर्म, जो कैपिटल एसेट फर्म ने फर्म को दिया था बाय फर्म
टू पार्टनर्स, इस बार क्या करेगी फर्म जो है वो पार्टनर्स को देगी। बहुत सारा सामान पड़ता, फर्म बोले यार 4 चेयर का क्या करूंगी, 2 चेयर ही काफी, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, 2 चेयर आप अपने घर ले गए, एक इसी फालतू लगा था उठा के घर पे ले गए। तो उस केस में एफएमवी ही लेंगे जिस दिन ट्रांसफर हुआ, फर्म से चाहे पार्टनर के पास है, पार्टनर से चाहे फर्म के पास जाए, दोनों केस में ही एफएमवी लिया जाता है ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एसेट रिसीव ऑन लिक्विडेशन, अगर आपको गाइस लिक्विडेशन में एसेट रिसीव हो रहा है, आप बोलोगे मैम क्या सेम पॉइंट्स है, गाइस यहीं पर लूप होल था ना, तो यहीं पे कब किया है, दैट्स व्हाई सेम पॉइंट में बहुत बार को प्रोविजंस दिया है। ठीक है, देखो अगर आपको एसेट रिसीव हो रहा है लिक्विडेशन के टाइम पे, तो उस केस में जो भी मनी आपको रिसीव हुआ है उस दिन वही मान लिया जाएगा आपका सेल्स कंसीडरेशन, मार्केट वैल्यू उस दिन जो भी रहेगी आपके एसेट्स की वही मान लिया जाएगा आपका कैपिटल एसेट्स। तो गाइस अगर डिबेंचर और शेयर्स आपके एम्प्लॉइज को मिलता है, तो उस केस में अगर गिफ्ट में मिल रहा है अंडर द ट्रस्ट, तो मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है गाइस, आपको कोई भी एबनॉर्मल सा ट्रांजेक्शन लगेगा ना, सीधा मार्केट वैल्यू ले लेना, बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के लिए। फिर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसको देखेंगे अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे और कंसिडरेशन देखेंगे, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो ले लेंगे हमेशा। अदर में इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज लोअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस कुछ अच्छे ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ मैं आपको, जिसको देख के आपको मजा सा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन गाइस यहीं से क्रैक होंगे, अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से सीख जाओगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से क्रैक कर पाओगे ऐसा करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको एडवांस मनी कोई रिसीव हो जाता है, मैम एडवांस मनी क्यों देगा कोई, फॉर एग्जाम्पल गाइस आपने कोई लैंड खरीदने के बारे में सोचा, सोचने के लिए आपने सोचा थोड़ा एडवांस दे देता हूँ देन खरीद लूंगा। आफ्टर 6 मंथ आपने सोचा क्या और ये लैंड खरीदना तो अच्छा नहीं है, मेरी कुंडली में आया कि यार लैंड नहीं खरीदना है, आपने सोचा मैं लैंड नहीं खरीदूंगा, बट लास्ट ड्यू डेट थी उस दिन तो आपको खरीदना ही था, बट आप नहीं खरीदूंगा बोल दिए, तो आपने जो 1 लाख रुपीस एडवांस दिया था वो फोरफीट हो जाएगा, मतलब जिसको आपने दिया था वो रख लेगा, वो उसका हो गया। तो उस केस में क्या करोगे गाइस, अगर फोरफीट मनी जो है आपका 31/3/2014 के पहले है, उस दिन या उससे पहले है, तो आपको कॉस्ट से माइनस कर देना। आप एज अ लैंड ओनर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसको रिसीव हुआ है फोरफीट मनी। ठीक है, तो अगर उस दिन से पहले, उस दिन या उससे पहले का दिन है, तो फिर आप क्या करोगे माइनस कर दोगे खर्चे में से। ठीक है, जैसे कि अगर 100 रुपीज का कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दोगे 30 रुपीज का फोरफीचर हुआ तो 70। बट गाइस उस दिन के बाद हुआ तो फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा, जो 30 रुपीज रिसीव हुआ है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्स देना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन पेड बाय द ट्रांसफरर, कोई भी कंपनसेशन अगर वो पे करता है, जैसे कि रिलिंक्विश हुआ ट्रांसफर, समझ लो गाइस आपके मोहल्ले में एक दुकान खुल रही थी जो आपको नहीं पसंद आ रही थी, आप उसको बोले ये दुकान मेरी हो गई, कितना लेगा ले ले, वो बोला 1 करोड़ दे दे मैं चले जाऊंगा छोड़ के, वो 1 करोड़ आप उसको दिए, तो अब कंपनसेशन जो रिसीव हुआ है वो नेचर रिलिंक्विश का हुआ है। अब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें उसको कॉस्ट तो था नहीं कुछ, 1 करोड़ तो मैं ही बोल दिया था और सही में उसको मिल भी गया, तो कॉस्ट नहीं था, कोई डील में कॉस्ट लगा क्या, नहीं लगा, तो 0। तो फिर आप क्या सेल कंसिडरेशन क्या मानोगे उस केस में, जो भी कंपनसेशन जो कि 1 करोड़ रिसीव हुआ है वो माना जाएगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक भी समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अगर गाइस आपको रिसीव होता है, हमेशा याद रखना ये बादल में मैंने बनाया, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को देखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट पे मिलेगा, याद कर लेना। फ्लड, सिविल वॉर, फायर, एक्शन बाय एनिमी, फ्लड, सिविल वॉर, फायर, एक्शन बाय एनिमी, ये सिर्फ और सिर्फ इन केस में अगर आपको रिसीव होगा तभी 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 टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कुछ और होगा आपके साथ तो फिर नहीं होगा, इन सब में होगा तो टैक्स होगा। ठीक है, कैसे टैक्स होगा, अमाउंट रिसीव या एफएमवी, जब भी कंपनसेशन आपको रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस क्लेम का, तो फिर क्या होगा, आपको जो भी रिसीव हो रहा है वो या फिर एफएमवी जो भी होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लोगे, टिल डिस्ट्रक्शन, जब तक डिस्ट्रक्शन हुआ तब तक का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है आपको। ठीक है, प्लांट मशीनरी डैमेज होती है तो अपना आपको किसमें डालना है, पीजीबीपी में डालना है, क्योंकि प्लांट मशीनरी तो पीजीबीपी का ही पार्ट बनती है। कोई भी रिनोवेशन करा रहे हो तो वो कैपिटल रिसीट्स होती है, आप कैपिटल खर्चा करते हो काय के लिए, रेनोवेशन के लिए, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। कॉमन सेंस के पॉइंट्स है गाइस ये। ठीक है, ये याद रखना भूलना नहीं, यहाँ पे गलती होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन तबाही मची आपका बिजनेस में उस दिन तक की लोग हैं। कंपनसेशन अगर आपको थिफ्ट की वजह से या आपकी शिप डूब जाती है उस वजह से मिल रहा है।
इन दोनों केस में अगर कुछ चोरी हो जाता है आपका सामान या आपकी शिप डूब जाती है, इन दोनों में से कुछ हो रहा है, तो अगर वो कैपिटल एसेट रहेगा गाइस तो उसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते, क्योंकि थीफ का कोई अपन इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, ठीक है। बट अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो उसको पीजीबीपी मान लेते हैं। पीजीबीपी में आप इसका डिडक्शन ले सकते हो कि थीफ ने चोरी कर लिया मेरा सामान या आपकी शिट संक हो गई, ये दोनों का पीजीबीपी में ले सकते हो अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो। बट अगर कैपिटल एसेट है तो सॉरी नहीं ले सकते। लास्ट पॉइंट, अगर आपका कोई भी कैपिटल एसेट है जो कि स्टॉक इन ट्रेड बन गया है, आप बोलोगे मैम कितने बार बताओगे, हम परेशान हो गए घर की ज्वेलरी को बिजनेस में ले जाके। हाँ गाइस थोड़ा सा और समझ लो, तो सुनो, सेल कैंसिलेशन क्या लोगे उस दिन, कन्वर्जन के दिन जो भी एफएमबी थी, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एफएमबी लेते हैं उस दिन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या एक्विजिशन कैसे लोगे, तो उस दिन तक जो भी कॉस्ट थी, उस दिन तक की जो भी इंप्रूवमेंट हुआ था वो लेंगे। टैक्स कैसे लोगे, एक्चुअल सेल में, जब ना गाइस इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ट्रीटमेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा ना तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ना आप समझ ही नहीं पाओगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखो टैक्स एक्चुअल सेल पर क्यों, क्योंकि देखो गाइस घर की ज्वेलरी थी, आप उसको बिजनेस में लेके गए, असली में कुछ हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी की प्राइस चेंज हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पे करने बोलेगा तो आप बिल्कुल पे ही नहीं कर सकते, कहाँ से करोगे, कि अपनी जेब से करोगे, कमाया ना धमाया इनको टैक्स दे दो, ऐसे होता है क्या, नहीं। इसीलिए सेल का वेट करेंगे, फिर जब सेल होगी तो एक्चुअल कैश रिसीव होगा तब हम उनको टैक्स पे करेंगे, इसलिए अपन एक्चुअल सेल तक का वेट करते हैं। बट इम्प्रूवमेंट और एक्विजिशन ऑन ट्रांसफर लेते हैं, जिस दिन घर की ज्वेलरी बाजार की ज्वेलरी बनी उस दिन तक लेना। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज गलती मत करके आना प्लीज, ठीक है। पीजीबीपी में क्या इनकम होगी गाइस, इसमें पीजीबी और कैपिटल गेन दोनों होता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, देखो ये आपका घर था जहाँ पे ज्वेलरी भर भर के रखी थी, इसको आप अपने बिजनेस में ले गए, जब यहाँ से यहाँ गया तो ये कैपिटल एसेट था जो कि स्टॉक इन ट्रेड में गया, फिर इसको जब आप सेल कर दोगे कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड से आप सेल कर दिए, तो ये हुआ पीजीबीपी, ये हुआ कैपिटल गेन। तो समझ गए दोनों कैसे हुआ, घर से लेके बाजार तक कैपिटल गेन, बाजार से लेके कस्टमर तक पीजीबीपी, समझ गए ऐसे होता है, ठीक है। तो कैसे लोगे, एक्चुअल सेल जो कस्टमर को किया वो उसमें से माइनस करोगे जिस दिन कन्वर्जन हुआ था एफएमबी से, और फिर जो एफएमबी से कन्वर्जन हुआ था उससे माइनस करोगे जो खरीदे थे, ठीक है। तो आई होप गाइस इसका कैलकुलेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं हमेशा बुक से, तो करेंगे ही, तो आप ध्यान से वो वीडियो भी देख लेना। थोड़ा सा ट्रीटमेंट और बच्चा जल्दी से वो कर लेते हैं, फिर चंगे चंगे हो जाएंगे जी अपन तक, ठीक है। देखो डेप्रिसिएबल एसेट की केसिंग कैसे करते हैं, अगर गाइस आपका कोई एसेट है जो कि डेप्रिसिएट होता है, बेचारा हर साल थोड़ा सा घट जाता है, उसकी उम्र दिन प्रतिदिन घट रही है आपकी तरह, आप भी एक डेप्रिसिएबल एसेट हो, ठीक है गाइस। तो अगर वह रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस नहीं है, जिसमें डेप्रिसिएशन आप नहीं लगाते हो, ठीक है, तो वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट अगर है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, ध्यान रखना, हमेशा रिस्पेक्टिव आप उसको 100 साल तक रख लो तो हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम उसको नहीं दे पाएंगे। पीजीबीपी चैप्टर में वैसे भी गाइस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये बात, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑन ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी था जो, वो अगर ट्रांसफर करता है तो उस केस में गाइस हमेशा याद रखना फीफो मेथड लगता है। मतलब मैम ऐसे को पहले क्या था, डीमैट अकाउंट नहीं था तो लोग सिक्योरिटीज खरीदते बेचते थे हार्ड कॉपी में, आजकल तो डीमैट आ गया है तो कोई भी चीज को लेते हैं तो हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि जब ट्रांसफर हो रहा है तो वो फीफो मेथड में, मतलब पहले जो आया वो पहले जाए, पहले जो आया वो पहला जाए। तो गाइस इसके हो गया लास्ट पॉइंट, अगर आपका कोई भी कैपिटल एसेट है फर्म का और आपने पार्टनर को दे दिया, अपना जो सुंदर सुंदर एसी लगा था आपके बिजनेस में, आपका पार्टनर उठा के ले गए थे, लाइक गर्मी हो रही है हमको लेके जाना है, ले गए उन लोग, ठीक है। तो अगर डिसोल्यूशन होता है तो एफएमवी माइनस कॉस्ट होगा, एफएमवी माइनस कॉस्ट होता है अगर आपका बिजनेस खत्म हो गया, नहीं रहा आपका बिजनेस गाइस, तो फिर उस केस में एफएमवी माइनस कॉस्ट लोगे। बट अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा, मतलब एक बार टूटा जरूर है पर बनेगा जरूर, टूटा जरूर हूँ पर बनेगा जरूर, ऐसा केस है गाइस, तो उस केस में एफएमवी जो कैपिटल एसेट्स का था वो लेना,
उसमें से ऐड कर देना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी, दोनों को ऐड कर देना मस्त से। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कैपिटल अकाउंट को माइनस करोगे और मनी को ऐड करोगे। लॉजिक ही है कि गाइस उस दिन जो भी एसेट रहेगा वो आपके पार्टनर लेके जा रहे हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि वो लोग आप सेल कर रहे हो वो खरीद रहे, ठीक है, उसके ऊपर से कुछ पैसे भी देके जाएंगे अगर, तो उसको भी जोड़ना। और कैपिटल एसेट में उनकी लाइबिलिटी रहती है तो वो माइनस हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये हमने लिया। डबल टैक्सेशन जो रहता है वो रिकंसिलेशन में ना हो करके इसका क्रेडिट मिल जाता है, इसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लास में। ठीक है गाइस, तो इसी की ये वीडियो यहीं तक रहेगी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।